नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं शब्बीर पाटिल, राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्री रामपुर से। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हिंदी युवक भारती 11वीं कक्षा में सम्मिलित व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत समाचार जनहित से जनहित तक डॉक्टर अमरनाथ अमर का लेख है। फिर एक बार ध्यान दीजिए, व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत समाचार जन से जनहित तक डॉक्टर अमरनाथ अमर का यह लेख है। इस लेख के माध्यम से लेखक ने संचार, सूचनाओं का आदान प्रदान, समाचार का हमारे जीवन में महत्व आदि विषयों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। लेखक के इन विचारों को जानने से पहले लेखक का परिचय कर लेना आवश्यक है। समाचार पत्र वह पत्र होता है जिसमें अनेक प्रकार के संवाद, खबरें, जनता का हाल समाचार के रूप में अखबार में हमारे छपकर आता है। तो देखिए लेखक का परिचय। लेखक डॉक्टर अमरनाथ अमर जी का जन्म 7 अप्रैल 1956 में बिहार के पटना शहर में हुआ। आपने मीडिया में ही पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आप लेखक, कवि, आलोचक, दूरदर्शन के सैकड़ों सफल कार्यक्रमों के निर्माता एवं निर्देशक के रूप में आपकी अलग पहचान बनी है। आपको प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगभग 35 वर्षों का अनुभव रहा है। लेखक का प्रिंट मीडिया से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से 35 वर्ष का अनुभव रहा है। उसके साथ साथ हिंदी साहित्य के प्रति आपकी विशेष रुचि भी रही है। आपने हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर अनेक डॉक्यूमेंटरीज, विशेष कार्यक्रमों का निर्माण, निर्देशन किया है। डॉक्टर अमरनाथ अमर दूरदर्शन के सलाहकार के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। आपने
अपने विचारों का जो लेख दिया है, अपने विचारों को, अपने विषयों को लेख के माध्यम से विस्तार से समझाने का प्रयास आपका रहा है। किसी भी विषय से संबंधित जानकारी को, किसी भी विषय से संबंधित जानकारी को रोचक तरीके से समझाना आपका प्रयास रहा है। लेख रचनात्मक साहित्य भी हो सकता है। आपके लेख पढ़कर, सुनकर सामने वाले के मन में भी ऐसे ही लेख या रचना करने की उत्सुकता जाग जाती है। आपके लेख सूचना प्रदान रहे हैं। इतना ही नहीं, वे मौलिक उत्कृष्ट जानकारी, उसके साथ साथ मिला जुला प्रभाव देखने के लिए मिलता है। ऐसे लेख हिंदी साहित्य में उच्च श्रेणी रखते हैं। यहाँ पर दिया गया लेख भी इसी तरह का उच्च श्रेणी रखने वाला रहा है। विद्यार्थी मित्रों, आज के युग में संचार के क्षेत्र में एक प्रकार की क्रांति आ गई है। आज का युग वैश्वीकरण का युग है। इस वैश्वीकरण के युग में जनसंपर्क माध्यम जो भी कुछ है, इस जनसंपर्क माध्यम में समाचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाचार एक मिशन है, ऐसा कहेंगे तो भी चल सकता है। समाचार पाठ्य माध्यम है। ध्यान दीजिए, समाचार जो अखबार हमारे सामने आता है सुबह सुबह, तो वह अखबार पत्र, वह समाचार पत्र जिसे हम पढ़ सकते हैं, मतलब वह पाठ्य माध्यम है। जिस प्रकार से समाचार पाठ्य माध्यम है, उसी प्रकार से रेडियो भी जनसंपर्क का एक बड़ा माध्यम माना गया है। तो यह जो रेडियो है, इस रेडियो पर के जो भी कार्यक्रम आते हैं उसे सिर्फ हम सुन सकते हैं। समाचार पढ़ सकते हैं तो रेडियो सुन सकते हैं। उसके साथ साथ हर एक के घर में दूरदर्शन होता है। इस दूरदर्शन के माध्यम से दुनिया भर की खबरें, दुनिया भर के समाचार हमें सुनने के लिए भी मिलते हैं और देखने के लिए भी मिलते हैं। जिस प्रकार से समाचार पाठ्य माध्यम है, रेडियो सुनने का माध्यम है, उसी प्रकार से दूरदर्शन सुनने और देखने का माध्यम रहा है। इस कार्य में महज सहज, प्रवाहमयी, प्रभावी और गरिमामय भाषा की आवश्यकता होती है। ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, यह कार्यक्रम जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए
होते हैं उसी के साथ साथ उसमें प्रवाहमयता होनी चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों का प्रभाव सामने वाले पर पड़ना चाहिए। जिस प्रकार से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ेगी उसी प्रकार से लोग उसे अच्छी तरह से स्वीकार भी करेंगे। इसलिए ऐसी भाषा को उसमें लाना चाहिए। लेखन से लेकर प्रसारण तक अनेक छोटे मोटे अधिकारी कर्मचारियों के समन्वय से यह कार्य पूर्ण किया जा सकता है। समाचार पत्र, रेडियो पर के कार्यक्रम, दूरदर्शन के कार्यक्रम जो भी कुछ होते हैं, इसका प्रसारण करने के लिए छोटे मोटे अधिकारियों के साथ साथ कुछ कर्मचारियों के समन्वय होना आवश्यक है। इन सभी के माध्यम से यह कार्यक्रम पूर्ण किया जा सकता है। प्रस्तुत लेख में भी समाचार की आवश्यकता, उसका महत्व और भविष्य के जो विविध संभावनाएं हैं उन संभावनाओं के बारे में भी बताने का प्रयास लेखक ने यहाँ पर किया है। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, अब तक हमने लेखक परिचय, जो विधा दी गया है उसका परिचय, और इस लेख में लेखक क्या बताना चाहते हैं इसका परिचय कर लिया है। अब सीधे पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए फिर एक बार सुनिए। आज का युग वैश्वीकरण का युग है। आज के वैश्वीकरण के इस युग में समाचार का बहुत महत्व बताया गया है। सैटेलाइट के माध्यम से अब रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, समाचार पत्र में विश्व में घटित घटनाओं के समाचार पल भर में, क्षण भर में, पलक झपकते ही आपको उपलब्ध हो जाते हैं। क्या कहा है देखिए, वैश्वीकरण का युग है, जागतिकीकरण का युग है। तो ऐसे जागतिकीकरण के युग में जो कुछ सैटेलाइट अवकाश में छोड़े गए हैं, इस सैटेलाइट के माध्यम से जो भी कुछ चित्र आते हैं, संदेश आते हैं, उसे रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसे विश्व में घटित घटनाओं को हम तुरंत उपलब्ध करा लेते हैं। संचार के क्षेत्र में यह एक प्रकार की क्रांति ही कही जाती है। संचार के क्षेत्र में, आदान प्रदान के क्षेत्र में, दूरदर्शन के इस क्षेत्र में यह एक प्रकार की क्रांति ही है। संचार का अर्थ है विद्यार्थी मित्रों, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, लेन देन करना। यह एक प्रसार माध्यम है। तो इस प्रसार माध्यम के द्वारा हम अपने विचारों का लेन देन, सूचनाओं का लेन देन कर सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है संचार के क्षेत्र में यह सैटेलाइट एक क्रांति ही कही जा सकती है। वस्तुतः समाचार की प्रस्तुति, प्रकटीकरण जन से जनहित तक का माध्यम है। जो समाचार तरह तरह के माध्यमों से हमारे पास पहुंचते हैं,
उन समाचारों के माध्यम से जनता का हित, जनता का कल्याण होना चाहिए। यही समाचार का प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य होता है। वास्तव में वो प्रसार माध्यम है और ऐसा प्रसार करते समय जनता का कल्याण होना चाहिए, जनता का हित होना चाहिए, जनता को प्रेरणा मिलना चाहिए। यह लक्ष्य, यह उद्देश्य इसका होना चाहिए। कोई भी समाचार जो हम पल भर में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन लेते हैं, उनके पीछे बहुत से लोगों की कड़ी मेहनत, उनकी एकाग्रता, उनकी वचनबद्धता या उनकी प्रतिबद्धता शामिल रहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, मैंने अभी कहा कि यह जो समाचार हमारे पास पहुंचते हैं, सूचनाओं का जो आदान प्रदान हमारे साथ जो होता है, तो वह प्रसारित करने के लिए बहुत से लोगों की मेहनत काम आती है। वे लोग एकाग्र होकर, वचनबद्ध होकर काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से ऐसे संचार के समाचार हम तक पहुंचते रहते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गैजेट माना गया है, जिसकी शुरुआत 1780 में बंगाल में हुई। देखिए, 29 जनवरी 1780 में बंगाल में पहला समाचार पत्र निकाला गया, जिसका नाम था बंगाल गजेट। समाचार पत्र की शुरुआत होने के बाद विविध भाषाओं में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। जैसे ही भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, जो कि बंगाली भाषा में था, जब बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगाल गैजेट प्रकाशित हुआ, उसी तरह से अपने हर राज्यों में समाचार पत्र की शुरुआत होने लगी। भारत में वैसे तो अनेक भाषाओं में समाचार पत्र निकलते भी हैं। हमारे महाराष्ट्र में मराठी समाचार पत्र 6 जनवरी 1882 में बाळ शास्त्री जांभेकर के द्वारा मराठी का पहला समाचार पत्र 6 जनवरी 1832 में दर्पण नाम से प्रकाशित हुआ। दर्पण समाचार पत्र शुरू हुआ। वह दर्पण नाम का समाचार पत्र 8 वर्ष तक चला, जिसका प्रचार प्रसार चारों ओर हुआ। इसलिए हमारे महाराष्ट्र में 6 जनवरी का दिन पत्रकारिता का दिन के रूप में मनाया जाता है। जिस दर्पण के उद्घाता थे, निर्माता थे बाळ शास्त्री जांभेकर। तो जिस प्रकार से मराठी में यह दर्पण नाम का समाचार पत्र निकला, ठीक उसी तरह से अनेक भाषाओं में इस प्रकार के समाचार पत्र निकलते रहे। समाचार पत्र की शुरुआत होने के बाद प्रत्येक समाचार पत्र का ध्येय एक ही था। वास्तव में ध्येय अलग अलग हो सकते हैं, उद्देश्य आदर्श अलग अलग हो सकते हैं। इन सभी का उद्देश्य, इन सभी का लक्ष्य अलग होते हुए भी सब में एक ही वाक्य महत्वपूर्ण था, और वह राष्ट्रीय एकता।
सभी का ध्येय, आदर्श, लक्ष्य भले ही समाचार पत्र का अलग हो, लेकिन उसमें एक सूत्र था, एक नियम था, और वह बंधन यह था कि हर समाचार पत्र में राष्ट्रीय एकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। इन तीनों माध्यमों ने जनहित में 3 तरह के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई। तीनों माध्यम, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, इन सभी ने मिलकर जो यह राष्ट्रीय एकता दिखाई थी, उन तीनों ने मिलकर एक ही रूपरेखा बनाई। उद्देश्य, लक्ष्य क्या था? देखिए, मनोरंजन करना, लोगों का ज्ञान वर्धन करना और सूचनाओं का प्रसारण करना। सरकार के द्वारा या विदेशों के द्वारा जो भी कुछ सूचनाएं मिलती हैं, उन सूचनाओं का प्रसारण करना, यह उनका पहला लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था कि इसके द्वारा लोगों का मनोरंजन होना चाहिए। इतना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ लोगों का ज्ञान भी बढ़ना चाहिए, ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए। इस प्रकार से इन तीनों माध्यमों ने जनहित के लिए मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सूचनाओं का आदान प्रदान के रूप में अपनी रूपरेखा बनाई। इसी सूचनाओं में समाचार और समाचार के विविध कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। देखिए, इसी सूचनाओं के आधार पर, मतलब मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए विविध स्वरूप उन्होंने बना लिए। अब देखिए आगे, रेडियो की शुरुआत मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि रेडियो, दूरदर्शन और समाचार पत्र, इन तीनों ने जो रूपरेखा बनाई थी, उस रूपरेखा के अनुसार लोगों का कल्याण होना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए, उसके साथ साथ सूचनाओं का आदान प्रदान। सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो भी कुछ सूचनाएं होती है, वे सूचनाएं लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जन जन तक पहुंचनी चाहिए, यह उनकी रूपरेखा थी। तो उसमें जो भूमिका बजाने वालों में से पहला था रेडियो। रेडियो की शुरुआत 16 मई 1924 को हुई। रेडियो की शुरुआत 16 मई 1924 को गैलीलियो ने शुरुआत की। इसी तरह 15 दिसंबर 1959 दूरदर्शन की शुरुआत हुई। जिस प्रकार से रेडियो की शुरुआत 1924 को हुई, उसके कुछ दिनों के बाद दूरदर्शन की शुरुआत हुई। उसके साथ साथ आकाशवाणी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और दूरदर्शन ने सत्यम शिवम सुंदरम के मूल मंत्र को अपनाकर जनहित में प्रसारण करना शुरू किया। देखिए, रेडियो का घोष वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जिस प्रकार से रेडियो का घोष वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, उसी प्रकार से जब भी हम दूरदर्शन शुरू करते हैं, डी नेशनल चैनल लगवाते हैं, तो उस समय सत्यम शिवम सुंदरम के मूल मंत्र को प्रकट किया जाता है, जिसे सुनते ही हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। आज भारत में आकाशवाणी और दूरदर्शन के विविध चैनलों के अलावा अन्य अनेक समाचार चैनल, विदेशी चैनल द्वारा प्रसारित किए जाने वाले समाचार घर घर तक पहुंचने लगे हैं। आज हम देखते हैं, रेडियो लीजिए,
दूरदर्शन लीजिए, उसमें हमारे भारतीय चैनल तो शुरू होते ही हैं, राज्य चैनल शुरू होते हैं। इतना ही नहीं, विदेशों के द्वारा चलाए गए चैनल भी आप घर बैठे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मतलब रेडियो और दूरदर्शन मनोरंजन के साथ साथ, ज्ञानवर्धन के साथ साथ प्रसारण का जो कार्य करते हैं, जिनका प्रसारण लोगों के घर घर तक आज पहुंच चुका है। भारत में सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी ही नहीं, देखिए, भारत में सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में ही नहीं, बल्कि हर प्रदेश की भाषा में समाचार पत्र प्रसारित किए जा रहे हैं। परंतु आकाशवाणी और दूरदर्शन के इस युग में भी समाचार पत्रों का काम भी कम नहीं है। जिस प्रकार से आकाशवाणी मतलब रेडियो और दूरदर्शन घर घर तक पहुंचा हुआ है, उन्होंने जिस प्रकार से अपना महत्व साबित किया है, उसी प्रकार से समाचार पत्र का महत्व भी कम नहीं है। आज समाचार पत्र भी घर घर तक पहुंचा हुआ माध्यम है। गांवों से लेकर महानगरों तक हर नागरिक को सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ने की लालसा बनी रहती है। छोटे गांव लीजिए या बड़े महानगर लीजिए, हर नागरिक को खबर सुनने की आदत लग गई है। और जब इस प्रकार के समाचार पत्र या अखबार पत्र उनके दरवाजे पर नहीं आते, तब तक वे लालायित हो जाते हैं। और जैसे ही समाचार पत्र उनके दरवाजे पर आते हैं, तो वे तुरंत पढ़ने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि रेडियो दूरदर्शन के साथ साथ समाचार पत्र का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समाचार पत्र भी आजकल अंग्रेजी, हिंदी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होने लगे हैं। विद्यार्थी मित्रों, हर राज्य की, हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। जिस प्रकार से अंग्रेजी विश्व भाषा है, हिंदी हमारे पूरे भारत की भाषा है, पर कुछ राज्यों में अंग्रेजी कुछ लोग जानते नहीं, हिंदी जानते नहीं, इसलिए वहाँ के क्षेत्रीय जो भाषा होती है, उस क्षेत्रीय भाषाओं में आजकल समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे हैं। इन सभी का घोष वाक्य आपको मैंने बता दिया है कि अनेकता में एकता स्थापित करना है। अनेकता में एकता का प्रतीक है यह, हर भाषा और बोली का सम्मान है यह समाचार पत्र। समाचार पत्र हर भाषा का सम्मान करता है, हर बोली का सम्मान करता है और अनेकता में एकता निर्माण करने का यह प्रयत्न करता है। इसलिए रेडियो समाचार हम सुन सकते हैं, सुनने के माध्यम से हम उसे प्रकट भी कर सकते हैं। उसी तरह दूरदर्शन पर हम वे समाचार, वे खबरें हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। आवाज़ के माध्यम से आज हर एक व्यक्ति की आवाज़ को भी हम आसानी से अनुभव कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रस्तुत पाठ में लेखक ने समाचार का महत्व सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहीं रुकने का प्रयास करेंगे। बचा हुआ भाग अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर कोई समस्या, दिक्कत आई तो फिर एक बार इसे देख लीजिए ताकि आपके समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।